बड़ी बहस। तो लखनऊ में आज की शाम खास होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में अपने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में विभागवार कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखकर सीएम कार्य योजना को मंजूरी देंगे। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सीएम योगी ने तय कर लिया था कि सरकार तय रोड मैप पर ही चलेगी। इसके लिए सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य तय किया गया। मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर ली है। विभागवार कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण देखकर सीएम योगी उसकी समीक्षा करेंगे। एक एक काम की उपयोगिता की जानकारी लेंगे और जरूरत के मुताबिक उसमें संशोधन भी कराएंगे। तो आज शाम की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा सरकार का विजन क्या है, सरकार की दिशा दशा तय करने में काफी हद तक ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास विश्लेषक और तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारा समय के एसोसिएट एडिटर हमारे साथ आलोक गुप्ता जुड़ गए हैं, जो शाम को होने वाली बैठक से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हमें पहुंचाएंगे। सबसे पहले आलोक जी, आपका ही रुख करते हुए आपसे समझना चाहेंगे कितने बजे बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को समझा जाए? कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने को मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है। मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी ने कामकाज संभाला था, प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उस वक्त उन्होंने विभागवार समीक्षा बैठकें की थी और यह बैठकें रात को 2-2 बजे तक चलती रही हैं और जिसमें एक एक बिंदु पर वो चर्चा करते थे और 3 से 4 घंटे तक की यह बैठकें रही हैं। और उसी तरीके से इस बार शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान कर दिया था कि विभाग के जो आला अफसर है, जो एसीएस है, विभाग अध्यक्ष है, वो और साथ ही मंत्रीगण अपने अपने विभाग का 100 दिन का एजेंडा बनाए। 100 दिन में प्रदेश में किन क्षेत्रों में काम किया जाना है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ मामला, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे शिक्षा का हो या समाज कल्याण से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य पर क्या काम होने हैं, वन पर्यावरण को लेकर क्या काम होने हैं। तो जितने भी विभाग हैं उन सब के निर्देश किया है कि वो अपना 100 दिन का एजेंडा लेकर आए। अमूमन जब नई सरकार बनती है तो कुछ वक्त अधिकारियों को, मंत्रियों को कार्य अनुरूप ढालने में लग जाता है, विभाग को समझने में लग जाता है, लेकिन योगी सरकार की यह विशेषता रही कि पहले दिन से ही वो अपने अगले मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं। चूंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी हैं और लिहाजा सरकार को जनता के बीच जाना होगा और इसके लिए ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी के साथ काम करती रही है और इस बार भी उम्मीदें भी बहुत हो गई हैं, डबल उम्मीदें हो गई हैं। डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ इतिहास बना दिया है। 37 साल बाद ऐसा हुआ है, तो जाहिर तौर पर उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सिर्फ 2 साल हैं, चूंकि लोकसभा के चुनाव से पहले ही उन्हें डिलीवर करना है, रिजल्ट दिखाना है। दिलीप जी, आपके पास में आते हुए आज शाम जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही शपथ लेते हैं पूरी तरह से फुल फॉर्म में इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रशासनिक तंत्र को सख्त संदेश दे रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके बुलडोजर की स्पीड तेज हो गई है और आखिरकार अब सरकार की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, रोडमैप क्या होगा, कुल मिलाकर आज से असल में तस्वीरें साफ होने जाने वाली है। इस बैठक के जरिए क्या विजन होगा, आज की बैठक यही तय करेगी। देखिए, सरकार के लिए इस समय बहुत एक्शन मोड में रहना जरूरी है, क्योंकि जनता ने इन्हीं उम्मीदों के नाते इनको दोबारा इतना मैंडेट दिया। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना इनकी मजबूरी है और प्लस योगी सरकार पिछली बार भी बहुत एक्शन में थी और इस बार भी बहुत एक्शन है और पिछली बार भी इस तरह का 100 दिन का प्लान बनाया गया था और रिव्यू किया गया था। बाद में रिव्यू के बाद उसको किस तरीके से अमेंड करके जनता को लाभ पहुंचाया जाए, ये भी टेक्निक बाद में अपनाई गई थी। वही काम इस बार दोबारा से किया जा रहा है और इस बार इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2024 में इन नेताओं की जितने को मंत्रालय दिया गया है, जितनों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं,
उनको अपनी परफॉर्मेंस देने का भी समय है और वो परफॉर्मेंस की रेटिंग 2024 के चुनाव में दिखाई देनी चाहिए। 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए सबसे ज्यादा एक्शन में तो जो यहाँ के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, वो दिखाई दे रहे हैं। आए दिन विभागों का अचानक से दौरा करते रहे। आज जो अचानक से मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच गए, मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, आम आदमी की तरह लाइन में लग गए, वहां की व्यवस्था चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें योगी सरकार का विजन यही है कि जनता को जो लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, इस उम्मीदों के नाते जनता ने उनको ये मैंडेट दिया है, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरे। और इनको एक्शन में रहना इसलिए भी जरूरी है कि विपक्ष इनकी टांग खींचने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अगर इन्होंने जरा सी भी किसी चीज में लापरवाही करी या कहीं पर भी किसी तरह की लेकर के कोई चूक हो गई तो फिर विपक्ष इस बात को लेकर के हावी हो जाएगा और 2024 जाहिर तौर पर विपक्ष भी मजबूत है, उम्मीदें भी ज्यादा हैं, परफॉर्मेंस के लिए वक्त भी कम है, 2 साल का वक्त, और इसीलिए यहां फुल फॉर्म में, फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आलोक, आज जो शाम को बैठक होने जा रही है, क्योंकि इस बैठक की तैयारी पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रही थी। तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी हर एक विभाग के 100 दिन का कार्य योजना तैयार करने में लग गए थे। रोड मैप सेट करना है, टारगेट सेट करना है 100 दिन का, उसके बाद 6 महीने का, उसका 1 साल का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम को लेकर और विभागों के अधिकारियों को लेकर कितने सतर्क हैं, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही कैबिनेट का गठन होता है, शपथ होता है, उसके अगले दिन ही वो मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि किस तरह की खलबली अधिकारियों में बची हुई है आज शाम की बैठक को लेकर, और मंत्री किस तरह के उनके हाव भाव, आपने अगर बातचीत की हो आज की बैठक को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैं लगातार संपर्क में हूँ अधिकारियों से भी और मंत्रियों से भी, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि योगी पार्ट 2 है और लिहाजा पिछले 5 साल के दौरान जो अधिकारी हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो वाकिफ हैं कि मुख्यमंत्री योगी की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, कार्यशैली क्या है, कितना क्विक रिस्पांस वो चाहते हैं, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं डिलीवर हो और कम समय में डिलीवर हो, ये मुख्यमंत्री योगी की मंशा रही है। तो लिहाजा अधिकारी उनके बारे में जानते हैं और इसीलिए 1 सप्ताह के अंदर ये सारा एजेंडा तैयार कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को 6:30 बजे मुख्य सचिव DS मिश्रा साहब वो विभागवार एजेंडा रखेंगे। आज की इस मीटिंग में जो जानकारी है वो अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही किन क्षेत्रों में सबसे पहले काम किया जाना है, कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर काम होना है, इन सब को लेकर चीफ सेक्रेटरी सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जिस विभाग का प्रेजेंटेशन क्रमशः रहेगा उस विभाग के मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी ने साफ कह दिया है कि जो 100 दिन का एजेंडा है वो मंत्री तय करेंगे और अधिकारी उनके सहयोग के लिए रहेंगे जी। लेकिन आज चूंकि चीफ सेक्रेटरी ओवरऑल वो प्रस्तुत करेंगे तो इस लिहाज से ये 1 दिन का काम नहीं है। ये मैंने पिछली बार भी देखा था कि करीब 1 महीने से ज्यादा समय दिलीप जी के पास मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं दिलीप जी कि इस बार मंत्री जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे, और उसके पीछे हालांकि आज की बैठक में तो वो प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, और इसके पीछे उनका मकसद यही है कि जो पहले जवाबदेही से मंत्री बच जाते थे वो किसी तरह से अब संभव ना हो सके। यही से ज्यादा एक लॉजिक और है इसके पीछे कि जब मंत्री प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो उनको उस प्लान के बारे में पता रहेगा। अभी तक क्या होता था कि मंत्री जी को कुछ पता नहीं होता था, वो प्लान उस विभाग के मुखिया ने तैयार किया और जमीनी स्तर पर उसी मुखिया ने अपने अनुरूप उसको उतार दिया। मंत्री जी के पास सिर्फ फाइल है, उन्होंने वेयर अबाउट दिया और उसको साइन करके सैंक्शन करके जो भी करना होता था वो आगे बढ़ा देते और कहीं कोई जवाबदेही नहीं होती थी, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। अब जब प्रेजेंटेशन मंत्रियों के द्वारा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक एक चीज के बारे में पूछताछ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मीटिंग में उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, और अगर कहीं लूपहोल रह जाता है, वो प्लानिंग जनता तक नहीं पहुंचती, जमीनी स्तर पर उस तरीके से एग्जीक्यूट होकर के नहीं जा पाती है, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गई, जब आप सारी चीजों को देख रहे थे। और इसका एक लाभ मंत्रियों को और भी होगा, जब वो प्रेजेंटेशन खुद देंगे तो प्लानिंग को बहुत डिटेल में जानेंगे और किस स्तर पे क्या काम होना है इसकी जानकारी उनको रहेगी। तो कम से कम जो विभाग के लोग हैं, जो क्लरिकल स्तर के लोग होते हैं, जो मंत्री जी को सिर्फ समझा देते हैं कि काम हो गया और एक्चुअल में काम नहीं हो पाता है, मंत्री जी चाहेंगे तो इसकी प्रैक्टिकलिटी को चेक कर पाएंगे और मंत्रियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कम से कम जो जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, जनता के लिए क्या करना चाहती है सरकार, कैसे करना चाहती है सरकार, ये जनप्रतिनिधियों को मालूम भी होना चाहिए।
यानी कुल मिलाकर टिप्स पर प्लानिंग होगी, टिप्स पर उनको वक्त पता होगा, टारगेट उनका सेट होगा कि किस तरह से कैसे करनी है। कुल मिलाकर विजन आज के बैठक में साफ होने जा रहा है। आलोक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि पिछले साल का भी कार्यकाल हमने जिस तरीके से देखा, ऐसे कई योजनाएं थी जिन पर खास फोकस सरकार कर रहा था। अब चूंकि योगी सरकार 2.0 जब गठित हो चुकी है, तो मेरा आपसे सवाल है, ऐसी कौन सी इस बार की योजना है जिन पर खास फोकस रहने वाला है, खास जोर रहने वाला है सरकार का? आलोक, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। जी आलोक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कौन सी वो महत्वपूर्ण योजना है जिनको देखकर आपको लग रहा है कि सरकार का इस बार फोकस इन योजनाओं पर रहेगा? देखिए, जो मुद्दे सबसे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान रहे हैं, जिनको विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया, वो चीजें सबसे पहले रिजॉल्व होनी चाहिए। मुझे लगता है जो जानकारी मिल रही, सरकार इस दिशा में 100 दिन में सबसे पहले काम करेगी। हालांकि जो निर्देश अधिकारियों को, मंत्रियों को दिए गए हैं, केवल 100 दिन के एजेंडे का निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि 100 दिन का तो करना ही करना है। अगले 6 महीने में क्या प्लानिंग उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगी, उसके बाद 1 साल की क्या प्लानिंग रहेगी, अगले 2 साल में क्या प्लानिंग रहेगी, 3 साल की क्या प्लानिंग रहेगी और 5 साल की क्या प्लानिंग रहेगी। यानी कि पूरे 5 साल का रोड मैप देना है, दीर्घकालिक भी देना है और तत्कालीन क्या आवश्यकताएं हैं वो भी देना है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो छुट्टा पशुओं का एक मुद्दा रहा है जी, इसको लेकर भी सबसे पहले सरकार को कोई फैसला करना होगा कि इनकी जिनसे जो समस्याएं किसानों को रही, आमजनों को रही हैं, इससे कैसे वो छुटकारा आम जनता को दिला पाए। साथ ही गन्ना किसानों की जो समस्याएं रही हैं, उनके भुगतान को लेकर ये भी एक मुद्दा रहा है। तो इस पर भी सरकार फैसला करेगी कि गन्ना किसानों को लेकर या अन्य किसानों के लिए क्या किया जाए। बेरोजगारों को लेकर जो मुद्दा रहा है, इस पर भी सरकार आपका प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। हालांकि रोजगार देने के मामले में पुलिस विभाग में 10,000 रोजगार देने की बात सामने आ गई है कि जल्द से जल्द प्रपोजल तैयार किए जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने अभी कुछ दिन पहले ही जितने भी चयन आयोग है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, इन सब के जो हेड हैं उनको बुलाकर निर्देश दे चुके हैं कि जो पद खाली है उन और जिनके लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, वो सारे काम किए जाए और जो पद खाली है उनके अगेंस्ट में विज्ञापन निकालकर भर्ती की जाए। तो ये सारी है। और इसके साथ ही जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करना है। जैसे किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने की बात सामने कही गई थी, होली दीपावली एक सिलेंडर देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। सीधे तौर पर जो संकल्प पत्र के वादे किए गए हैं उनको किस तरीके से जल्द बिल्कुल संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए गए हैं, हालांकि उसमें से कुछ हमें देखने को भी मिल रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो राशन की योजना थी उसको एक्सटेंड कर ही दिया है। दिलीप जी, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि हर कोई ये समझना चाह रहा है कि प्राथमिकता क्या है। 100 दिन में ऐसे कौन कौन से काम है जो हमें देखने को मिलेंगे कि सरकार उस पर जोर देगी, कराएगी, अधिकारियों से, मंत्री उसके लिए लगे हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से। आपके मुताबिक कौन से वो काम होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे कि जल्द से जल्द इन पर फैसला होगा? देखिए, अगर आप ईमानदारी से तो प्राथमिकता उन कामों को होगी जिन कामों से वोट बैंक सदता होगा। 2024 में चुनाव है और 2024 के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है। यहाँ की योजनाओं का असर वहां नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, यहाँ का मॉडल, एक प्रदेश का अच्छा मॉडल दूसरे प्रदेश में प्रेजेंट करके जनता को बताया जरूर जाता है। और 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो राशन पे रहेगा और जो निचले स्तर के लोगों को लाभ जनता के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले लाभ हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी योजनाएं हो, वो लाभ जनता तक पहुंचे ताकि उन जनता के लाभों से पार्टी को भी लाभ होगा, भारतीय जनता पार्टी भी लाभान्वित होगी, वो वोट के रूप में होगी। तो सबसे बड़ी जो योजना है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा और ऐसी चीजें हैं जो बेसिक समस्याएं हमेशा रहती है। बेरोजगारी की समस्या, जैसे अभी आलोक जी ने तो सब जिक्र किया कि बेरोजगारी की समस्या है, मेडिकल सुविधाओं की समस्या है,
रोजगार को, स्टूडेंट्स की जैसे एजुकेशन को लेकर के बहुत समस्या थी, पेपर लीक को लेकर के बहुत बड़ा मामला हो गया। अब स्कूल खुल गए हैं तो स्कूलों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनअथराइज्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, जिससे दाम एकदम से बढ़ा दिए गए, स्टेशनरी के दाम बढ़ा दिए गए, स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, वैन की फीस बढ़ा दी गई। तो ये सारी चीजों पर भी सरकार का ध्यान रहेगा कि जनता से कोई अनड्यू एडवांटेज न लेने पाए, और जनता के बीच में जो भी चीजें हो रही है विद इन द पर्व्यू ऑफ लॉ होनी चाहिए। तो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यही है नहीं कि सिर्फ क्राइम को ही रोका जाए, बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं जो अदरवाइज सोशल क्राइम्स होते हैं, उन पर भी सरकार का फोकस रहना चाहिए, क्योंकि उन चीजों से जनता अंदर ही अंदर प्रताड़ित होती है। वो चीजें बहुत ज्यादा अपेरेंट नहीं होती, दिखाई नहीं देती हैं, पर जनता को वो प्रताड़ित करती है। आलोक, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई और ये एक यूएसपी के तौर पर सरकार ने लगातार अपने पिछले कार्यकाल में रखा और उसी के आधार पर दोबारा चुनकर योगी सरकार आई है। चूंकि यहाँ पर हम जिस तरह से तमाम जो कार्यशैली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो अलग ही अंदाज हम देख रहे हैं। इस बार बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है कई जगह से, चाहे वो एटा हो, अमरोहा हो। वहां से खबरें जौनपुर से आई हैं कि खुद अपराधी अपनी तख्ती गले में डालकर पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें डर है कि भाई हमारा कहीं एनकाउंटर ना हो जाए या फिर हमारे घर पर बुलडोजर ना चल जाए, सरेंडर हम कर रहे हैं। एटा में जो रामेश्वर यादव, कभी उनकी तूती बोलती थी, पूर्व विधायक थे जोगेंद्र सिंह, जिनकी तूती बोलती थी, वो खुद ही जो अवैध निर्माण उन्होंने कराया था अपने मजदूरों को लगाकर उस अवैध निर्माण को तुड़वा रहे हैं। यानी एक संदेश तो यहां से दे दिया गया है, अधिकारियों को भी एक तरीके से संदेश दे दिया गया है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे औरैया का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इससे पहले भदोही का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर गाजियाबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो कुल मिलाकर अधिकारी भी रडार पर हैं और मंत्रियों को तो पहले ही कह दिया गया है कि आपका परफॉर्मेंस के आधार पर ही डिमोशन और प्रमोशन होगा। निश्चित तौर पर देखिए योगी पार्टी में बहुत सारी चीजें बदली हुई देखने को और जैसा कि देखने को मिला कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कई जगह अपराधियों ने खुद सरेंडर किया है या अपने इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उनको डिमोलिश करने का काम किया है। साथ ही यहाँ से भी लखनऊ से भी इंस्ट्रक्शन है कि जो पुलिसिंग है उसको और बेहतर किया जाए आने वाले दिनों में, और फुट पेट्रोलिंग की भी शुरुआत शाम के समय कर दी गई है। एंटी डोमी स्क्वाड को दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो अपराधियों पर लगाम योगी पार्टी में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं बताना चाह रहा हूँ चूंकि आज का जो एजेंडा है उसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी चर्चा होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेशक है आर्थिक निवेश को किस तरीके से किया जाए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो मुख्यमंत्री योगी ने कही है, अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, तो जो उद्यमी आएंगे उनके लिए क्या रोड मैप है, उन्हें सिंगल विंडो पर किस तरीके से सारी सुविधाएं दी जा सके, तो इसको लेकर भी बातें सामने आएंगी। ये भी 100 दिन के एजेंडे में रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने इशारा भी किया है कि 100 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश में फिर से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो सकती है या इसके होने की तैयारियां करने के निर्देश वो दे चुके हैं। अधिकारियों को इस बात का पता है कि जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, ताकि आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश को और बेहतर मजबूत किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में योगी श्रावस्ती में थे, जहां पर स्कूल चलो अभियान का उन्होंने शुभारंभ कर दिया। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य में मेडिकल को में किस तरीके से और इम्प्लीमेंट किया जा सके, डॉक्टर्स की जो कमी है हॉस्पिटल्स को किस तरीके से और अपग्रेड किया जाए, मेडिकल कॉलेजों का जो कि निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आलोक जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि जल्दी इन्वेस्टर समिट भी हो सकती है, कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट ना फिर निवेश के लिए के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि जो रोजगार हमेशा से चुनौती सरकार के लिए बना रहा है, शायद उस दिशा में भी आप काम बेहतर होता हुआ नजर आए। क्या उम्मीद आपको? उम्मीद तो हम लोग हमेशा बेहतरी की ही करते हैं, और इन्वेस्टमेंट आने से, देखिए इन्वेस्टर समिट पिछली बार भी हुआ था, लेकिन उसका कोई खासा रिजल्ट हमें नजर नहीं आया। इस बार इन्वेस्टर समिट होने की प्लानिंग है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, इन्वेस्टर को इन्वाइट करना चाहिए, और इन्विटेशन के साथ साथ उनकी इंडस्ट्रीज को भी इन्वाइट करना चाहिए कि वो यहाँ पर इस तरीके से उनको ईज ऑफ डूइंग देना चाहिए। उनकी जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस होती हैं, सिंगल विंडो सिस्टम करके उनको यहाँ पर आप स्टेब्लिश करा सकते हैं। इंडस्ट्रीज के स्टेब्लिश होने से बहुत सारे फायदे, एक तो प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, दूसरा लोगों को रोजगार मिलेगा,
तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस में और डायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट के खजाने में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और खुशहाली होगी, क्योंकि इकोनॉमी की चेन होती है। मेरी परचेजिंग पावर है तो मैं किसी और का सामान खरीदूंगा, मैं जिसका सामान खरीदूंगा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और ये साइकिल इसी तरीके से चला करती है कि एक आदमी की इनकम पे दूसरे आदमी की इनकम निर्भर करती है। तो वो निर्भरता को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि नीचे स्तर से हर आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग करने का एक ही जरिया है कि या तो बिजनेस का डेवलपमेंट हो या इतनी ज्यादा नौकरियां दी जाएं कि वहां पर ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अगर सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देती है, इनफैक्ट देती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो सरकार के खजाने में आने वाले सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, जो टैक्सेस होते हैं, उनका वही मोड है। अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ा देते हैं तो केवल एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही उसका बर्डन पड़ता है। जरूरत सरकार को यह है कि टैक्स का बोझा ना बढ़ा कर टैक्स का बेस ब्रॉडन करे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को इनवाइट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस काबिल बनाए कि वो टैक्स दें, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं और डायरेक्ट टैक्स देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के सारे मुद्दे हैं और जाहिर तौर पर ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। आलोक जी, आपसे चूंकि वक्त कम है, समझना चाहूंगी, विकास का मंत्र योगी सरकार पहले ही कह चुकी है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए बैठक में तय हो जाएगा कि 100 दिन में कौन सी प्राथमिकता किस तरीके से काम होना है। बिल्कुल, देखिए, सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा दिया है और संकल्प पत्र में जो बातें कहेंगी वो सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अभी 2 और मुद्दे जो रह गए हैं, मैं उनको भी और बता दूं जी। स्मार्ट सिटी, इसको लेकर भी सरकार सजग है और आज या कल में जब चीफ सेक्रेटरी स्मार्ट सिटी पर नगर विकास के अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो उसमें स्मार्ट सिटी का भी जिक्र आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिजली के संयंत्रों का प्रयोग बढ़ रहा है, बिजली के क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है, किस तरीके से किसानों को राहत मिल सकती है, किस तरीके से आम लोगों को राहत मिल सकती है। बिजली दरों को घटाने की जो बातें की गई थी कि किसानों के लिए नलकूप को लेकर या अन्य किसानों की जो बिजली है उसकी दरों में कमी की जाए, तो ये भी एक एजेंडा रहेगा ताकि आम लोगों को ज़्यादा राहत मिले और गवर्नेंस का जो काम है वो और बेहतर तरीके से हो। ये सारे एजेंडे आने वाले दिनों में आपको सामने देखने को मिलेंगे एग्जीक्यूट होते हुए, लेकिन आज इन सब का प्रेजेंटेशन आज से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, इसी प्रेजेंटेशन से साफ हो जाएगा कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या उसका विजन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। आज की बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए सारा